गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर सविता कुमारी जेएलएम कॉलेज चक्रधरपुर से बोल रही हूँ। जैसा कि अभी हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नेचर के विषय में पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने जाना था कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का वर्टिकल अध्ययन क्या है, और इस क्लास में हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसका हॉरिजॉन्टल स्टडी क्या है। जैसे कि पिछले क्लास में हमने जाना राजनीति शास्त्र की प्रकृति के अनुसार इसे वर्टिकल अर्थात ऊर्ध्वाधर बताया गया है। इस क्लास में हम जानेंगे कि तुलनात्मक राजनीति अनुप्रस्थीय हॉरिजॉन्टल स्टडी है। इस धारणा के अनुसार तुलनात्मक राजनीति राष्ट्रीय सरकारों का अनुप्रस्थीय तुलनात्मक अध्ययन है। आधुनिक विचारधारा के विद्वान इस धारणा के समर्थक हैं, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति के उद्देश्यों की पूर्ति इस तुलना से होती है। इस तुलना के द्वारा विभिन्न देशों के राष्ट्रीय सरकारों की तुलना और वर्तमान तथा भूतकालीन राष्ट्रीय सरकारों की तुलना करके एक ऐसे सामान्यकरण संभव होते हैं जिनके द्वारा हर सामान्य व विचित्र राजनीतिक व्यवहार को समझा और उसका विश्लेषण किया जाता है। जैसे कि हमने वर्टिकल में पढ़ा था कि एक ही देश के राष्ट्रीय सरकार और स्थानीय सरकार के विषय में तुलना करना था, लेकिन अब जो हम हॉरिजॉन्टल स्टडी कर रहे हैं इसमें विभिन्न देशों के भूत वर्तमान के स्थितियों का विश्लेषण किया जाता है कि पहले क्या हुआ और वर्तमान में क्या हो रहा है। उसके विश्लेषण के पश्चात राजनीति शास्त्री एक सामान्य विचारधारा अपनाते हैं। अनुप्रस्थीय की तुलना से एक ही देश में विद्यमान राष्ट्रीय सरकार की ऐतिहासिक तुलनात्मक राजनीति में संभव है। जैसे भारत में अगर हम मॉडर्न पॉलिटिक्स को ले तो 1947 के बाद भारतीय राजनीति क्या थी, फिर 19 के अवधि में क्या थी, 1980 में क्या थी, कांग्रेस पार्टी के समय सरकार की क्या संरचना थी, जनता पार्टी की सरकार की संरचना क्या थी, विचारधारा क्या थी, और वर्तमान में बीजेपी की विचारधारा से किन नीतियों का प्रयोग किया जा रहा है। इससे हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत ले सकते हैं कि एक ही देश में या विश्व के अनेक देश में किसके शासनकाल में क्या रहा, यह हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है। प्रत्येक राज्य की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था का अपना इतिहास होता है। वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं और राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण अतीत के संदर्भ में ही व्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है। जब तक हम किसी देश का अतीत के विषय में नहीं जानेंगे तो वर्तमान को जानने में हमें कठिनाई होगी, क्योंकि प्रत्येक विषय वस्तु अपने अतीत से प्रभावित होती है और वर्तमान जो है अतीत को देखकर ही भविष्य की परिकल्पना की जाती है कि किस तरह की स्ट्रेटेजी होगी हमारी, किस तरह से हमें राष्ट्र को ले चलना है, राष्ट्रीय संकट के काल में कैसे चलना था। 1971 में जब इंडिया में आपातकाल की घोषणा हुई तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए, जिसका अध्ययन आज भी हम करते हैं। क्यों?
क्योंकि हमारा उस समय एक सबक था, ये राजनीतिक पार्टियों के लिए भी एक सबक थी, एक गलती थी कि जो 1971 के काल में हुआ वो दोबारा ना हो। इसी तरह इसमें हम विभिन्न देशों के राजनीति के ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। एक ही देश की विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि अतीत के ज्ञान द्वारा वर्तमान राजनीतिक व्यवहार की प्रकृति को समझना सरल होता है। तुलना के लिए प्रत्येक काल की राष्ट्रीय सरकार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। कंपैरिजन हम किसकी करेंगे? सरकार के कार्यों की। जैसे कांग्रेस के समय में ये हुआ, बीजेपी के समय में ये हुआ, जनता पार्टी के समय में ये हुआ, उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई। इसी तरह जो है अमेरिकी सरकार जो है, डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में वहाँ के जो राष्ट्रपति है, उनकी क्या नीति है, इससे पूर्व जो थे उनकी क्या नीति थी, जॉर्ज बुश की क्या नीति थी, और फिर इस तरह के ही अन्य राष्ट्रों के विषय में भी हम अध्ययन करते हैं कि किस सरकार के काल में कैसा संबंध, आपसी संबंध या उनके घरेलू मैटर भी किस तरह प्रभावित होते रहे, और विदेशों से भी उन्होंने किस प्रकार की राजनीतिक प्रक्रियाओं को, अपनी स्ट्रेटेजी को डेवलप किया। तो तुलना के लिए प्रत्येक काल की राष्ट्रीय सरकार का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न राष्ट्रों में प्रचलित राष्ट्रीय सरकारों से संबंधित राजनीतिक व्यवहारों की तुलना करना अधिक उपयोगी है। आज तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति संबंधी सर्वमान्य धारणा यही है। तुलनात्मक राजनीति के विभिन्न राष्ट्रों में प्रचलित राष्ट्रीय सरकारों से संबंधित राजनीतिक व्यवहारों की तुलना अधिक उपयोगी है, और यही वर्तमान में तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति संबंधी सर्वमान्य धारणा है। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वह किस काल में कैसी रही, किसके शासनकाल में क्या हुआ, उस पर क्या निर्णय हुए, उस निर्णय से दूसरे देश ने क्या प्रतिक्रिया किया, ये सब बात तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि उस देश की सरकार अब बदली है, हो सकता है भारत के संबंध भी सुधरेंगे, या हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र है उनकी सरकार, मान लीजिए जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तानी सरकार से भारत बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान सीमा एक विवाद का कारण तो रहा ही है। और फिर हम अपने ही देश में देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जो इस वर्ष 2019-20 में जितने निर्णय हैं वो बहुत ही ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय लिए गए हैं, जो कि कांग्रेस की काल में लंबित पड़े हुए थे। मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं 3 तलाक प्रथा की। जम्मू कश्मीर में 300 370 हटने की, तो ये क्या है? ये एक हमारे राजनीति में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटना है। इसकी तुलना जब हम पिछले सरकार से करते हैं तो तुलनात्मक अध्ययन में आता था कि वो सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वह कोई निर्णय ले सके, और वर्तमान सरकार अपना निर्णय लेने में सक्षम है। इसके पीछे क्या कारण है? तो हम ये भी मान सकते हैं कि कोalition गवर्नमेंट का समय था और अभी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार है, तो वो कोई भी निर्णय ले सकती है, और इनके शासनकाल में जो भी हो रहा है वह अभूतपूर्व है और
देश जो है प्रगति की ओर अग्रसर है हर हर एक दिशा में। जैसे आज देखिए कोरोना वायरस को ही लेकर देश का नीति जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉलो किया गया है, जिससे कि विश्व के अन्य देशों के मुकाबले में भारत की स्थिति बेहतर है। हालांकि यह एक वैश्विक आपदा है, परंतु किस देश ने किस प्रकार इसको लिया, चीन ने इसे छुपाया, विश्व के अन्य देशों में पहुंचाया, तो इससे जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी प्रभावित हो रहे हैं। तो खैर यहाँ पर हम अपने विषय पर आते हैं, लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो आधुनिक अर्थ है यही है कि तुलनात्मक, एक का दूसरे से कंपैरिजन करना। जिन ब्लॉन्डेल ने इसी मत का समर्थन करते हुए कहा है कि हमारे पास तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन का केवल एक ही दृष्टिकोण शेष बचता है, और वह है समकालीन विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंध सरकारों का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार अध्ययन करना। दैट मीन्स कि हम एक ही कंट्री तक सीमित न होकर विश्व के अन्य देशों के साथ भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी चर्चा करना भी तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मुझे लगता है आप लोग समझ रहे होंगे कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, और अगर इसे बहुत ही सिंपल ढंग से समझना है तो आप ये देखिए कि एक ही क्लास में कुछ स्टूडेंट के नंबर ज़्यादा आते हैं, कुछ के कम आते हैं, तो आप एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। इसके पीछे कारण है ये बैच, वो दूसरा फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच, थर्ड बैच, हर किसी में समानता नहीं है। तो एक दूसरे से जो तुलना करते हैं तो वो भी तुलनात्मक अध्ययन है। और इस तरह से तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत जब हम देश की सरकारों का अध्ययन करते हैं, उनकी राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो यह तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र है। अब एक प्रसिद्ध विचारक C.V. गेना, जो कि तुलनात्मक राजनीति के विशेषज्ञ हैं, इसी धारणा का समर्थन करते हुए कहते हैं कि वास्तव में इसी प्रकार की तुलना से न केवल सामान्यीकरण संभव है, वरन राजनीतिक व्यवहार के संबंध में ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया जा सकता है जिससे हर देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझा जा सके। इससे हर विचित्र राजनीतिक घटना का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। इनसे राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं की प्रकृति व कार्यविधि को समझा जा सकता है। अब इनकी बात पर गौर दीजिए तो ये कहते हैं कि न केवल तुलना से सामान्यीकरण संभव है, वरन राजनीतिक व्यवहार के संबंध में ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया जा सकता है जिससे हर देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझा जा सके। भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, तो एक तुलनात्मक अर्थ है। अमेरिकी राष्ट्रपति विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति होता है, जबकि भारत का या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तित्व है। जब हम यहाँ राष्ट्रपति शासन और प्रधानमंत्री का शासन की बात करें तो हमारे यहाँ जैसे राष्ट्रपति है तो वे सिर्फ संवैधानिक प्रधान है, वास्तविक प्रधान कौन है, वह मंत्रिमंडल है, और मंत्रिमंडल का नेता प्रधानमंत्री होता है। तो जो भी वास्तव में निर्णय होते हैं वो किसके द्वारा हुए, वे प्रधानमंत्री के निर्णय कहलाएंगे। इसी प्रकार से ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, बट
वहाँ का प्रधानमंत्री जो है सबसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनालिटी, वहाँ पर भी जो महारानी विक्टोरिया एक राजनीतिक मोनार्की का सिंबल है राजतंत्र का, वो सिर्फ नाम मात्र की, उनसे सिर्फ जो है एक गरिमा का पद है। तो ये हम देखेंगे कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत भारत में या विश्व में किस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली किस तरह के कार्य करती है। अब हम राजनीति शास्त्र के तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र की बात करें, इसका क्षेत्र क्या है, तो तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र स्पष्ट नहीं है क्योंकि अभी यह निर्माण की अवस्था में है। तुलनात्मक राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक उभरता हुआ विषय है और यह जो है नए नए राष्ट्रों के विषय में अध्ययन करके उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जो कि पहले ब्रिटिश औपनिवेश शासन के अंतर्गत थे। इसी तरह अमेरिका में नए राष्ट्र, अफ्रीका के नए उभरते राष्ट्रों का अध्ययन, तो इसी आधार पर कहा जा सकता है कि इसका अभी क्षेत्र स्पष्ट नहीं है और यह निर्माण की अवस्था में है। राजनीति के विद्वान अभी इस विचार में एकमत है भी नहीं, सभी के विचार एकमत नहीं है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा अध्ययन पद्धति, मेथड्स, परिवर्तियों, विश्लेषण, एनालिसिस व उपागम, सिद्धांतों के प्रकार का विश्लेषण की इकाइयों को स्थान दिया जाए और किन किन को स्थान न दिया जाए। कहने का तात्पर्य है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अध्ययन में हम कौन सा मेथड अपनाते हैं, क्या हम सिर्फ विश्लेषणात्मक अध्ययन अपनाते हैं या संस्थागत अपनाते हैं, या फिर जो है किन इकाइयों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, या राज्य के राजनीति में पॉलिटिकल पार्टीज का ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थान है, या प्रेशर ग्रुप का ज़्यादा स्थान है, या सरकार के जो तीनों अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, उनके ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ एक बात और चर्चा करने लायक है कि जैसे देखिए विश्व का सबसे लंबा संविधान भारत का संविधान है, विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान है जो मात्र 4 पेज में है, और ब्रिटेन में संविधान नहीं है, वो वहाँ पर अलिखित संविधान है। परंपराओं, जो वहाँ की ट्रेडिशंस और परंपराओं से आती रही, उन्हीं को नियम मनाया जाता है। यहाँ तक कि जिस प्रकार से भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है या अमेरिका में जुडिशरी बहुत ही स्ट्रांग है, उस प्रकार से इंग्लैंड में अर्थात ब्रिटेन में जुडिशरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में नहीं है। वहाँ पर प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल ही जो है सब कुछ है, क्योंकि इस विषय में कहा भी जाता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री सिर्फ लेडीज को जेंट्स नहीं बना सकती और जेंट्स को लेडीज नहीं बना सकती, अदरवाइज वह सब कुछ कर सकती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उनका जो है मंत्रिमंडल और वहाँ के प्रधानमंत्री की सिचुएशन कितना स्ट्रांग पोजीशन में है। तो खैर हम इसलिए अभी तुलनात्मक राजनीति के विषय में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, नित्य नई खोज हो रहे हैं और नित्य नई अवधारणाएं बनती हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन के 2 रूप विद्वानों ने माने हैं। प्रथम विचारधारा के अनुसार तुलनात्मक राजनीति एक विस्तृत रूप है
विस्तृत रूप है। तुलनात्मक राजनीति विस्तृत जो एक सीमा के पश्चात उसे वैज्ञानिक रूप देता है, जिसे सभी प्रकार की क्रियाओं तथा अवस्थाओं का विश्लेषण राजनीति में समाहित हो जाता है। प्रथम विचारधारा क्या कहता है कि एक विस्तृत रूप है जो एक सीमा के पश्चात उसे विज्ञान रूप देता है, जिसे सभी प्रकार की क्रियाओं तथा अवस्थाओं का व्यवस्थात्मक, विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक राजनीति में समाहित हो जाता है। और दूसरी विचारधारा के अनुसार इसके क्षेत्र की अत्यधिक संकुचित अवधारणा इसे स्वतंत्र अनुशासन की आस्था से दूर कर देती है। हैरी एक्सटीन और एप्टर ने इस संदर्भ में कहा है कि सबसे अधिक आधारभूत बात तुलनात्मक राजनीति के बारे में यह है कि आज यह एक ऐसा विषय है जिसमें अत्यधिक विवाद है, क्योंकि यह संक्रमण की स्थिति में है। संक्रमण क्या होता है? जब कोई भी डेलिकेटेड दैट मीन्स नाजुक स्थिति में रहती है, संक्रमित, जैसे कहते हैं हम लोग संक्रमित हो गए, दैट मीन्स हमारा कुछ भी हो सकता है ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये अभी संक्रमण की स्थिति में है, बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। इस विषय पर कहा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति एक प्रकार की विश्लेषण शैली से दूसरे की शैली में प्रस्थान कर रही है। इसलिए तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र निर्धारित करना कठिन है। अतः यह विवाद का विषय बन चुका है। यह क्या है? अभी इसके क्षेत्र के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो जब कंफर्म नहीं होता है तो उस पर तरह तरह की अटकलें लगाई जाती हैं और वह एक वाद विवाद का क्षेत्र, कुछ के अनुसार यह होगा, कुछ के अनुसार ये होगा। तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि एक निश्चित, एक टोटल निश्चित कॉन्सेप्ट हमारे सामने अभी तुलनात्मक राजनीति का नहीं है। तो आज के लिए इतना ही सही, और कल मैं जो है इस पर कुछ और प्रकाश डालने की कोशिश करूँगी, और जहाँ तक हो सकेगा कुछ नोट्स भी या क्वेश्चन भी आप लोग को देना प्रारंभ करूँगी। जब एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो उससे कुछ क्वेश्चन अराइज होंगे और आप खुद से अपने घर में उस पर नोट्स बनाएं, जिससे आपकी ध्यान की एकाग्रता बढ़ेगी। क्योंकि लिखने में जो है हमारा मन कहीं भटकता नहीं है, और सिर्फ पढ़ने से ध्यान एक तरफ से दूसरे तरफ जाता रहता है। तो खुद से सेल्फ नोट्स बनाएंगे तो ये आपके लिए काफ़ी सार्थक और उपयोगी होगी, और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे।